खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल, हार्ड वर्क विल पे यू, सो कंटिन्यू करते रहे अपने हार्ड वर्क को, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो मेहनत कहीं नहीं जाती है, वो आपके पास ही रहती है। तो वो रियली आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके पूरे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था रिवीजन सीरीज, उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जून 2019 से जनवरी 2020 तक कर लिया है रिवीजन। तो इस बार हम लोग करेंगे फरवरी, और फरवरी मंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तो दोनों को अच्छे से देखते हैं। और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चल रही है, ट्रस्ट मी, आपका इकोनॉमी और करंट अफेयर मैं पूरी तरह से पूरा करूंगी। और जो भी रेस्ट पार्ट है, जैसे कि आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसको अच्छे से कवर करें। क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शनल नहीं पूरा हुआ हो सकता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी नहीं हुआ हो सकता है कि आपका संकट आईएएस नहीं कंप्लीट हुआ हो। तो कोई बात नहीं, अभी आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगाना शुरू कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं। तो इसको पूरी तरह से इकोनॉमिक सर्वे को मैंने क्वेश्चंस में डाला है, और ये सोर्स है पीआईबी, और डिटेल में भी पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, या पढ़ा भी है बहुत पहले पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। तो अच्छे से रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, liberalization is coincide with A, privatization, B, wealth creation, C, globalization, D, market economy। इकोनॉमिक सर्वे में लिबरलाइजेशन पे पूरी तरह से फोकस किया गया था, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। बिल्कुल, 1 का आंसर है बी, वेल्थ क्रिएशन। तो आप अगर इकोनॉमिक सर्वे का पढ़े होंगे, तो उसका पहला ही लाइन स्टार्ट होता है वेल्थ क्रिएशन से। देखते इकोनॉमिक सर्वे को। तो इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली फाइनल एनुअल रिपोर्ट होता है, ठीक है। जिससे स्कूल में हमारे पूरे साल के रिपोर्ट आते हैं, वैसे ही इसमें रिपोर्ट आया जाता है कि पूरे साल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, क्या क्या इनिशिएटिव ली, कितने सक्सेस रहे, पूरे साल का क्या परफॉर्मेंस रहा। इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो होता है वो फोकस होता है कि क्या क्या हम लोगों ने किया और क्या क्या मिस्टेक्स हुए, और किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, और सजेशंस आते हैं। वॉल्यूम 2 में पूरी तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्ट आता है, जो कि आपके मेंस और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और प्रीलिम में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 जो अभी मैं लाई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स है, बहुत सारे न्यू टर्म्स है, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स के जो पेपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में यूपीएससी में, वो मेनली ट्रेंड बेस्ड आते हैं। ट्रेंड बेस्ड मतलब 10 साल में इकोनॉमी कहाँ से कहाँ ग्रो कर रहा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे आई है 2019 टू 20, वो इस बार लाई है हमारी यूनियन फिनांस। फोकस किया गया है इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, जैसे कि वेल्थ क्रिएशन पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सपना देखा है 2025 तक हमें क्या करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव करना है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब मूव कर पाएंगे, जब हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हाईलाइट किया गया है पूरे इकोनॉमिक सर्वे में। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनविजिबल हैंड, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हैंड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। इनविजिबल हैंड का यहाँ पे मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। ये हैंड का मैंने पिक्चर इतना अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन आप समझ लीजिए। एक हैंड डिफाइन करता है सप्लाई को, तो दूसरा हैंड डिफाइन करता है डिमांड को, और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इसको कहते हैं इनविजिबल हैंड। ये मार्केट इकोनॉमी का फेनोमेना है। तो जब भी आप कहीं भी ये वर्ड इनविजिबल हैंड सुने, तो उसका मतलब आपको क्या समझ लेना है, इनविजिबल हैंड का मतलब है मार्केट इकोनॉमी। तो हमेशा समझे कि मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय हैंड ऑफ ट्रस्ट। अब हैंड ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब है, तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगा, तो मार्केट इकोनॉमी से क्रिएट होगा। यानी कि पूरी तरह से इकोनॉमी फ्री हो, पूरी तरह से मार्केट बिल्कुल फ्री हो, जो भी चाहे वो आए और अपना कंट्रीब्यूशन दे, इन्वेस्टमेंट करे। यानी कि ये फोकस है स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के साइड में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इसमें डिस्कस की गई है वो है हैंड ऑफ ट्रस्ट की बात। अब देखिए हैंड ऑफ ट्रस्ट क्या है, अपील टू एथिकल एंड फिलोसफिकल डायमेंशन। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैंड ऑफ ट्रस्ट अपील टू एथिकल एंड फिलोसफिकल डायमेंशन। इसका मतलब यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी होना जरूरी है,
ठीक है, तभी हमारी इकॉनमी अच्छे से रन करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्केट इकॉनमी भी हो, फ्री मार्केट एंट्री हो, स्टार्टअप इंडिया भी हो, मेक इन इंडिया पे भी फोकस किया जाए, और साथ में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी हो, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करे, तभी हम लोग इकॉनमी को ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को भी फोकस किया गया है कि हमें अपने जीडीपी को कैसे ग्रो करना है, और जीडीपी ग्रो कर जो भी सेक्टर लिबरलाइज सेक्टर है, पोस्ट लिबरलाइजेशन पे बहुत फोकस किया गया। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट लिबरलाइजेशन का फेज कब माना जाता है, 1991 के बाद को पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज कहा जाता है। पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज में जो भी सेक्टर ज़्यादा लिबरलाइज हुए, यानी कि ज़्यादा उसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, वो सेक्टर ज़्यादा ग्रो किया है उन सेक्टर की तुलना में जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में था। यानी कि पूरे इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया है कि मार्केट इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने से क्या होता है, लाइसेंस राज आता है। ठीक है, आगे हम लोग अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। तो एक्सपोनेंशियल राइज इन जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा पोस्ट लिबरलाइजेशन कोइंसाइड विद वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो जैसा आपका पहला क्वेश्चन था, लिबरलाइजेशन कोइंसाइड विद तो वेल्थ क्रिएशन, उसका आंसर हो जाएगा। लिबरलाइज सेक्टर ग्रो मोर फास्टर देन क्लोज्ड वन, बिल्कुल सही है। इसमें बताया गया कि जो भी सेक्टर लिबरलाइज हुए वो ज़्यादा ग्रो किए, और सर्वे ने इंडिकेट किया है दैट 5 ट्रिलियन इकॉनमी पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है, पहला बताया गया स्ट्रेथनिंग द इंडिविजुअल हैंड एंड सपोर्टिंग द हैंड ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो न्यू टर्म्स सीखे, इंडिविजुअल हैंड एंड हैंड ऑफ ट्रस्ट, याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय, तो 2022, 2024, 2025, 2030, ये जनरल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर होगा 2025। इन द इकोनॉमिक सर्वे ट्रस्ट इज रिलेटेड विथ प्रो बिजनेस, प्रो क्रॉनी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पब्लिक गुड। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय ए 2022, बी 2024, सी 2025, डी 2030। क्या होगा 5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन द इकोनॉमिक सर्वे ट्रस्ट इज रिलेटेड विथ प्रो बिजनेस, प्रो क्रॉनी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पब्लिक गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी, जस्ट वेट कर लीजिए, थोड़े से जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ पे आइडिया ऑफ ट्रस्ट किससे रिलेटेड है, जो कि आपका क्वेश्चन में था कि टर्म ट्रस्ट किससे रिलेट करता है। तो टर्म जो ट्रस्ट है, देखिए पिछले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इन द इकोनॉमिक सर्वे ट्रस्ट इज रिलेटेड विथ, तो किससे रिलेटेड है, तो ट्रस्ट इज रिलेटेड विथ पब्लिक गुड। ठीक है, तो ट्रस्ट को यहाँ पे पब्लिक गुड से इंडिकेट किया गया है। पब्लिक गुड क्या होता है, जो भी गुड्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उसको पब्लिक गुड कहते हैं। तो वही है ट्रस्ट कि गवर्नमेंट बिल्कुल अपना हाथ नहीं हटा सकती मार्केट इकॉनमी से। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, वेलफेयर इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर इकॉनमी के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी पे हाईलाइट किया गया है। और सर्वे ने सजेस्ट किया है कि पॉलिसी मस्ट एम्पावर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट यूजिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, यानी डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल इंडिया की बात की गई है कि उसकी तरफ हमें मूव करना होगा अगर हम रियली चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी प्रॉपरली ग्रो करे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होने के कारण बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जाती है, और वो जो सब्सिडीज़ है वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता है बिकॉज ऑफ मिडिल मैन और करप्शन के कारण। तो उसी पे हाईलाइट किया गया है और बोला गया है कि जब तक इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ मूव करेगी, जब तक इंडिया डिजिटली ग्रो करेगी, तभी जो है मिडिल मैन को हटाया जा सकता है और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है पूरे सिस्टम में। ठीक है, तो इस पे पूरी हाईलाइट की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय 2025, ऑप्शन नंबर सी 2025।
और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इन द इकोनॉमिक सर्वे ट्रस्ट इज रिलेटेड विद पब्लिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल जल्दी जल्दी देख रहे हैं हम लोग। प्रो बिजनेस टर्म वॉज एक्सप्लॉइटेड इन इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड टू competitive market to generate wealth, coordination between individual hand and hand of trust, favor private interest, promote market economy without any interference। तो प्रो बिजनेस टर्म जो था इकोनॉमी में उसको किससे रिलेट किया गया है? तो प्रो बिजनेस टर्म को एक्चुअली रिलेट किया गया है कंपिटिटिव मार्केट टू जनरेट वेल्थ। ठीक है, तो पूरे इकोनॉमी में ये फोकस किया गया कि हमें सपोर्ट करना होगा इंडिविजुअल हैंड को, और इंडिविजुअल हैंड कैसे स्ट्रेथन होगा, कैसे मजबूत होगा? तो उसको मजबूत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में कंपटीशन आए। ठीक है, और जो भी आम लोग हैं, आम आदमी है, वो पार्टिसिपेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रो बिजनेस टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1 कॉम्पिटिटिव मार्केट टू जनरेट वेल्थ। तो बिल्कुल सही है, पूरे इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि इंडिविजुअल हैंड को प्रमोट करना होगा, और प्रमोट कैसे होंगे? तो हमें स्ट्रेथन करना होगा प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ को। प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट करता है उसको प्रमोट करना होगा। तो क्या करना होगा? कॉम्पिटिटिव मार्केट लाना होगा, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करना होगा, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना होगा, तभी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इकॉनमी में। इसलिए इसका आंसर ए हो गया है, कॉम्पिटिटिव मार्केट टू जनरेट वेल्थ। इकोनॉमिक सर्वे आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेथनिंग द इंडिविजुअल हैंड बाय प्रो बिजनेस पॉलिसीज। अब प्रो बिजनेस पॉलिसीज को कैसे प्रमोट करेंगे? बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे की पॉइंट को ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्स में ऑप्शन आ जाए, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में होने चाहिए। तो 1 है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इंट्रेंट। तो पहला पॉइंट क्या होगा, कैसे हम लोग स्ट्रेथन कर सकते हैं? तो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इंट्रेंट, इनेबल फेयर कंपटीशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल सही है कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मैं बताना चाहूँगी, इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो आप इसकी रैंकिंग जरूर याद रखें एग्जामिनेशन पर्पज से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम रैंकिंग की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 2016 में जो हमारी रैंकिंग थी वो केवल 143 थी। ठीक है, काफ़ी पीछे थे हम, और ये हम ग्रो कर गए हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 का रिपोर्ट बता रहा है कि हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर गई है 2019 में 68। ठीक है, तो हमारी रैंकिंग कहाँ पे आ गई है? 68 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। आप करंट रैंकिंग याद रखना, करंट रैंकिंग 63-64 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इनविजिबल हैंड को प्रमोट करना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रो बिजनेस की तरफ मूव करना होगा, और प्रो बिजनेस को मूव करने के लिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज लानी होगी, फेयर कंपटीशन लाना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा, और जो अननेसेसरी अंडरमाइनिंग मार्केट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि हमें हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। किसको? अननेसेसरी अंडरमाइनिंग मार्केट को। अननेसेसरी अंडरमाइनिंग मार्केट का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 तक क्या था कि पुराने गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सर्वे में क्रिटिसाइज़ किया गया है, और बोला गया है कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही थी। इसका मतलब आपको भी पता होगा कि हमारे जो पुराने फिनांस मिनिस्टर है पी चिदम्बरम, बार बार उनको जेल में मतलब जेल भेजा गया। तो इसका मतलब कि इसमें भी इस बात को हाईलाइट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि 2011 से पहले जो आपको ग्रोथ दिख रहा था हमारी इकॉनमी में, उसका फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइवेट इंटरेस्ट का आना। और प्राइवेट इंटरेस्ट के आने से क्या होता है कि जो सेक्टर को ग्रो करना चाहिए या जो कंपनी को ग्रो करना चाहिए उस कंपनी को ग्रो नहीं हुआ है, उसके बदले किस कंपनी का ग्रो हुआ है? उनका जो उनको प्रॉफिट दे। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाईचारा, या कह सकते हैं कि परिवारवाद, और जो कहा जाता है कि फेवरिज्म पॉलिसी अपनाई गई, और जो भी उनको लगता था कि हाँ इसको, इस सेक्टर को ग्रो करना है ताकि इससे बहुत ज़्यादा इनकम कमा सके, जो नेता थे वो अपना पैसा बना सके, उस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया गया। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया। तो इस लाइन में इकोनॉमिक सर्वे का क्या लाइन है वो देख लेते हैं।
एलिमिनेट पॉलिसीज अननेसेसरी अंडरमाइनिंग मार्केट थ्रू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ अननेसेसरी लॉ भी डाल दिए ताकि प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाए। इसका बेस्ट एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे में तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने खुद एनालाइज किया तो मैं कह सकती हूँ रेरा एक्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो हाउसिंग थी, जो हाउस फैसिलिटीज़ थी, जो बिल्डिंग्स बन रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए थे इस टाइम में 2011-12 के टाइम में, और बहुत ज़्यादा घर बन रहा था, लेकिन कोई भी लॉ नहीं था कि अगर कोई बिल्डर किसी भी इंसान को घर नहीं दे पाता है तो वो लोग पैसे के लिए कैसे क्लेम करेंगे, वो बिल्डर को कैसे फोर्स करेंगे। ऐसा कोई रेरा एक्ट की तरह कोई एक्ट नहीं आया था उस टाइम में। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जो साबित करता है कि किस तरह से वो प्राइवेट इंटरेस्ट को फोकस कर रहे थे। ठीक है, इनेबल ट्रेड बाय जॉब क्रिएशन। और क्या कर सकते हैं हम लोग प्रो बिजनेस के लिए, तो जॉब क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और पूरे इकोनॉमिक सर्वे में ये भी सजेस्ट किया गया कि हम लोग जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ही इनएफिशिएंट हो गया, तो उसको एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल में 12 बैंक को मर्ज भी किया गया है, ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रो क्रॉनी पॉलिसी डिस्ट्रक्ट द वैल्यू इन द इकोनॉमी, व्हाट आर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड ड्यू टू प्रो क्रॉनिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे टर्म सीखे, जैसे हमने क्या क्या देखा टर्म, प्रो बिजनेस, फिर हमने देखा इनविजिबल हैंड ऑफ ट्रस्ट। तो एक और भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्रो क्रॉनी। अब ये प्रो क्रॉनी पॉलिसी क्या है देखिए, प्रो क्रॉनी पॉलिसी डिस्ट्रक्ट द वैल्यू इन द इकोनॉमी, what are the destruction caused due to pro-crony activities according to economic activities, sorry according to economic survey यहाँ पे होगा। 1 discretionary allocation of natural resources, अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, 1 discretionary allocation of natural resources, problem of rent seeking leads to willful defaulter, A 1 only, B 2 only, C 1 2 and 3, D 1 and 3। तो प्रो क्रॉनी पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया है हमारी इकॉनमी को। और कैसे डिस्ट्रक्ट किया है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका प्रॉपरली एलोकेशन नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम में कोलगेट स्कैम हुआ था, यानी कि कोल माइनिंग में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उसके अलावा हम लोग देखते हैं 2G स्कैम हुआ था। 2G स्कैम आपको याद होगा, स्पेक्ट्रम लाइसेंस से रिलेटेड है। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम हुए थे। फिर प्रॉब्लम ऑफ रेंट सीकिंग, अब एक न्यू टर्म्स है उस पर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ रेंट सीकिंग, तो उस पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ रेंट सीकिंग था। उसके अलावा लीड्स टू विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि जो बैंक में लोन जो वापस नहीं करते, जैसे विजय माल्या का केस हुआ तो विलफुल डिफॉल्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर देखोगे क्या है इसका आंसर, C 1 2 3, यानी कि प्रो क्रॉनी पॉलिसी के कारण इन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुए। किस सेक्टर में, तो नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट नहीं हुआ, रेंट सीकिंग प्रॉब्लम हुए और विलफुल डिफॉल्टर का प्रॉब्लम हुआ। तो आंसर इज C 1 2 3। चलिए अब डिस्कस करते हैं अच्छे से प्रो क्रॉनी पॉलिसी। प्रो क्रॉनी पॉलिसीज आर डिस्क्रिमिनेटरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रो क्रॉनी पॉलिसी का यहाँ पे मतलब है प्राइवेट इंटरेस्ट को फोकस किया गया और ऐसे लॉ लाए गए ताकि जो प्राइवेट इंटरेस्ट है उसका बढ़ावा हो। और इसके कारण क्या हुआ कि जो लीडर थे वो स्कैम में फंसे। ठीक है, तो 2G स्कैम हुआ, फिर आपका कोलगेट स्कैम हुआ उस टाइम में। उसी को इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया है कि पुराने गवर्नमेंट किस तरह से प्राइवेट इंटरेस्ट को फोकस की है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रो क्रॉनी पॉलिसीज एंड डिस्क्रिशनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टिल 2011 लीड्स टू रेंट सीकिंग। तो इससे क्या हुआ, रेंट सीकिंग हुआ। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा, रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है, रेंट सीकिंग का यहाँ पे मतलब होता है कि जो बेनिफिट होता है प्राइवेट बेनिफिट पे फोकस किया गया और जो भी लोग थे जो इनके फेवर के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया। तो रेंट सीकिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो भी मुनाफा लेना चाह रहे थे उनको प्रमोट किया गया। ठीक है, और कम्पिटिटिव एलोकेशन को ख़त्म किया गया। बाद में कम्पिटिटिव एलोकेशन आया 2014 के बाद। हम देखते हैं कि FDI 100% कर दिया गया है।
अभी हाल में मिनरल लॉ 2020 जो कि मैं जनवरी के मैगजीन में डिस्कस की हूँ, उसमें भी यही बताया गया कि किस तरह से कोल माइनिंग को प्राइवेट किया गया है और उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अंडरमाइनिंग मार्केट व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट मोर देन इट हेल्प्स, और ये भी इसमें पूरे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, एंक्यूरिस्टिक्स गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ठीक है लेकिन बिना बात का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत खराब होता है। एंक्यूरिस्टिक्स वर्ड का यहाँ पे मतलब होता है आदम जमाने, यानी बहुत प्राचीन काल से जो सिस्टम चलता आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देगी तो देगी ही, तो आज ये सब्सिडीज क्या हो गया, बर्डन हो गया है और वो मार्केट को डिस्ट्रॉर्ट कर रहा है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा मार्केट, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइसेस बहुत मायने रखती है, और प्राइसेस किस पे डिपेंड होती है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है। अगर किसी कमोडिटी का सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से। अब आप पूछोगे कैसे गई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से, कैसे हो गया, तो देखिए गवर्नमेंट को यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से क्या हुआ कि फूड ग्रेन का बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन किसके हाथ में चली जाती है, गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, और इससे क्या होता है कि मार्केट में जो फूड है वो बहुत कम अवेलेबल होता है। यानी कि अगर मार्केट में सप्लाई कम होगा फूड ग्रेन का तो अपने आप डिमांड ज़्यादा होगा, और इससे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीज़ों के। तो यहाँ पे उसी बात को हाईलाइट किया गया कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होना अच्छा नहीं होता है, और आप कह सकते हो कि पूरे इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि सब्सिडीज देना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर देखा जाए तो जो फार्मर्स होते हैं उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, डेट वेवर, तो वो बहुत हानिकारक होता है। पूरे इकोनॉमिक सर्वे में इसको बताया गया कि डेट माफ़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेट माफ़ करने से क्या होता है कि फार्मर्स ग्रो ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि ठीक है भाई कर्ज लिए तो कोई बात नहीं, कर्ज तो गवर्नमेंट माफ़ कर देगी। तो इसमें बताया गया कि जो कर्ज दिया जाता है वो अच्छा नहीं होता है इकॉनमी के लिए, क्योंकि कर्ज जो होती है वो फार्मर ले लेते हैं और उसको वापस नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कर्ज माफ़ कर देगी, और इस तरह से क्या होता है कि सिस्टम ग्रो नहीं कर पाता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्टर शोज हाईएस्ट ग्रोथ इन फर्म क्रिएशन, ए मैन्युफैक्चरिंग, बी इंफ्रास्ट्रक्चर, सी सर्विस, डी एग्रीकल्चर। कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो होता है फर्म क्रिएशन में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, सर्विस हुआ है, या एग्रीकल्चर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 पे भी आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे रिलेट्स लोकल एंटरप्रेन्योरशिप विथ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, वेल्थनेस, लिटरेसी। ठीक है, तो आंसर पे आते हैं, उससे पहले डिस्कशन है तो देख लेते हैं। न्यू फर्म क्रिएशन इन सर्विस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फर्म क्रिएट हुआ है। तो ऐसा होगा कि मेक इन इंडिया सोचते सोचते आप लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे टिक लगा दोगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ग्रो हुआ है वो हुआ है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो फर्म क्रिएशन में सबसे ज़्यादा ग्रो किस सेक्टर में हुई है, तो वो हुई है सर्विस सेक्टर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे रिलेट लोकल एंटरप्रेन्योरशिप विथ, तो वो हम आगे देखते हैं डिस्कशन में। तो इसमें यही बताया गया है कि न्यू फर्म क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, और न्यू फर्म क्रिएट कैसे होगा, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। तो इकोनॉमी में ये भी बोला गया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो नेसेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लाइन देखिए, द बर्थ ऑफ न्यू फर्म इन इंडिया इज हेट्रोजीनियस एंड डिस्पर्स्ड अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टर। यानी कि जो फॉर्म्स है वो हर जगह सेम तरह से ग्रो नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत अच्छे फॉर्म्स ग्रो हुए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, और कुछ सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम हुआ है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में। तो वेस्टर्न इंडिया ज़्यादा अच्छे से ग्रो किया है कंपेयर टू ईस्टर्न इंडिया। करता है किस पे, एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड करता है नेसेसिटी पे, तो ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में डिपेंड करता है लिटरेसी पे। ठीक है, जो कि आपका एक क्वेश्चन भी है, पिछले का क्वेश्चन भी आप देख लो। क्वेश्चन यही है, इकोनॉमिक सर्वे रिलेट लोकल एंटरप्रेन्योरशिप विद इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, वेल्थनेस, लिटरेसी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली रिलेट करता है लिटरेसी से।
पूरे इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को हाईलाइट किया गया कि ईस्टर्न इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह से ग्रो नहीं कर पाया है, एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह से ग्रो नहीं कर पाया है। क्यों नहीं ग्रो कर पाया है? क्योंकि जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, और 2011 के अनुसार वहाँ पे लिटरेसी रेट सिर्फ 59.6 है। तो लिटरेसी रेट बहुत लो है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्री सेटअप हुए हैं। इस बात को हाईलाइट किया गया है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत डेटा हमें याद रखने की ज़रूरत होती है, और वो एज अ फॉर्डर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस और इंटरव्यू में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 59.6% ईस्टर्न इंडिया में लिटरेसी रेट थी, इसलिए यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, न्यू इंडस्ट्री जो सेटअप होती है वो बहुत कम है। ठीक है, तो पूरे इकोनॉमिक सर्वे में इसको हाईलाइट किया गया है। और क्वेश्चन नंबर का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, सर्विस सेक्टर। तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ किस सेक्टर में हुई है? सर्विस सेक्टर में हुई है। और इकोनॉमिक सर्वे रिलेट्स लोकल एंटरप्रेन्योरशिप विद लिटरेसी। यहाँ पे किससे रिलेट किया गया है? लिटरेसी से रिलेट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू? ए, फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, the logistic process flow for import is maximum than that of export. B, the turnaround time of ships in India is almost double to 4.67 days in 2018-19 from 2.48 days in 2010-11. तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो भी मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट होती है, यानी कि इंडिया में क्या होता है कि इम्पोर्ट जो है ज़्यादा है एक्सपोर्ट की तुलना में। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है। तो जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और जो इम्पोर्ट करते हैं, उनका एक फैसिलिटी होती है, लॉजिस्टिक फैसिलिटी होती है। लॉजिस्टिक फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग होती है। जिस तरह से मैं पीपीटी बनाती हूँ, तो पीपीटी के सबसे पहले आप थंबनेल देख के मेरे पीपीटी के अंदर आते हो। तो थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस पूरे जो मेरा पीपीटी है उसका वो क्या है? पैकेज है। आपको पता चलता है थंबनेल से कि अंदर में क्या है। तो उसी तरह से प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स होते हैं, गुड्स की पैकेजिंग बहुत मायने रखती है, और किस तरह से हम उसको प्रोटेक्टिव वे में दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं। तो वो होता है लॉजिस्टिक का फंक्शन होता है। लॉजिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें से एक पार्ट होता है पैकेजिंग, दूसरा होता है लोडिंग, किस तरह से सामान जा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को कहते हैं लॉजिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इम्पोर्ट लॉजिस्टिक्स जो है हमारे इंडिया का बेटर है एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स की तुलना में। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर बी कहता है द टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप इन इंडिया इज ऑलमोस्ट डबल टू 4.67 days in 2018-19 फ्रॉम 2.48 days in 2010 and 11। तो यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को समझते हो, या आप इतना समझ रहे हो कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो आप इस बात को समझ लोगे। जो शिप का टाइमिंग होता है वो इंडिया में बढ़ गया है 2018-19 में कंपेयर टू 2010-11 में। तो ये स्टेटमेंट अगर आप लॉजिकली भी देखो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फैसिलिटी है वो अच्छा हुआ है, लॉजिस्टिक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, इसी से टाइम ऑफ शिपिंग जो है वो इंडिया में इम्प्रूव हुआ है। यानी कि पहले जो सामान होता था उसको 4 दिन लगता था पहुंचने में, अब वो केवल 2 दिन में पहुंच रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर बी यहाँ पे इसलिए गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। द टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप इन इंडिया इज ऑलमोस्ट डबल। तो डबल तो हुआ नहीं है, अब अच्छा हो गया है तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप इन इंडिया इज ऑलमोस्ट हाफ टू 2.48 days इन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप सही से इसका स्टेटमेंट देखें तो आप इसको इस तरह से लिखोगे कि 2018 और 19 में हमारा जो है टाइम ऑफ शिप घट गया है, अब केवल 2 दिन लगते हैं पहुंचने में सामान को, और पहले कितने दिन लगते थे? पहले 4.67 days लगते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, डबल बोल रहा है। तो टाइम डबल तो हुआ नहीं है, इम्प्रूवमेंट हुई है ना, तो टाइम ऑफ शिप घट गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? 1A ओनली। ठीक है, तो लॉजिस्टिक टाइम जो है वो इम्प्रूव हुई है, लेकिन इतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। इम्पोर्ट आज भी हमारा बेटर है एक्सपोर्ट से। और स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ शिप जो है वो घटा है, ना कि बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट? 1, द Essential Commodities Act give power to central government to add or remove a commodity in the schedule. 2, Essential Commodity Act 1955 give fair competition to all investors। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? Essential Commodity Act काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, ये एक्ट है 1955 का,
और ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसको हटाने की बात इकोनॉमिक सर्वे कर रहा था। तो आपको उसी से सोचकर इस आंसर को करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट। वन, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऐड और रिमूव अ कमोडिटी इन द शेड्यूल। क्या जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप ऐड करो या रिमूव करो किसी कमोडिटी को। टू, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 गिव फेयर कंपटीशन टू ऑल इन्वेस्टर्स। तो फेयर कंपटीशन तो देगा नहीं ऑल इन्वेस्टर्स को। अगर वो फेयर कंपटीशन देता होता तो फिर हम उसको हटाने की बात क्यों करते। तो इसी तरह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखते हैं आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी सामान को इंक्लूड कर सकता है या एक्सक्लूड कर सकता है इस एक्ट में। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो अनफेयर कंपटीशन देता है, इसीलिए इसको रिमूव करने की बात चल रही है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1955, जिसके अंतर्गत कंट्री फेस शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स। जब क्यों आया था, क्योंकि हमारे कंट्रीज में बहुत सारे फूड आइटम की शॉर्टेज थी, तो गवर्नमेंट इसका पूरा फंक्शन हैंडल करती थी। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट इसमें 3 फंक्शन करती थी। पहला तो वो रेगुलेट करती थी, ठीक है, दूसरा वो सप्लाई को भी देखती थी, तीसरा उसके प्रोडक्शन को भी देखती थी। यानी गवर्नमेंट प्रोडक्शन को भी देखती थी कि कितना प्रोड्यूस होना है, गवर्नमेंट ये भी देखती थी कि कितना सप्लाई करना है, और गवर्नमेंट ये भी देखती थी कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये तीनों ही एनालाइज करती थी गवर्नमेंट। इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंडेड किया कि इसको बिल्कुल हटा दिया जाए 1955 को। क्यों, क्योंकि ये अनफेयर है कंपटीशन के लिए। कैसे अनफेयर है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है इस एक्ट के थ्रू। देखिए इसमें साफ बोला गया, इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट इरेशनल स्पाइक इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। इसको लाया गया था ताकि लोगों का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसका दाम बहुत ना बढ़े, क्योंकि हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके बिना हम लोग नहीं जी सकते। तो ऐसे गुड्स के दाम बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही एक वेलफेयर गवर्नमेंट का फंक्शन होता है कि वो किसी भी चीज़ का जो एसेंशियल कमोडिटी उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे। इवन आज भी वैसा ही होता है। 2019 में क्या हुआ था आपको भी याद है, सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा अनियन प्राइसेस बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेरेंस किया और गवर्नमेंट इसके प्राइस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। इवन लॉकडाउन में प्राइसेस गुड्स की न बढ़ जाए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट कंट्रोल तो अच्छा है, लेकिन फिर ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटाने की बात क्यों चल रही है, उस पर अब हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट इरेशनल स्पाइक। तो इसको क्यों हटाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ नहीं करता है, ये मार्केट को अनफेवर करता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे कमोडिटी इसके अंतर्गत आ जाते हैं तो फार्मर को प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता है चीज़ों का। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फार्मर को प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है, और हमने सपना देखा है ना डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर बाय 2022। तो ये एक प्रॉब्लम है कि फार्मर को प्रॉपर पैसा नहीं मिल पा करते कि कोई किसान है वो कहीं काम करता है और वो किसान चाहता है कि अपने सामान को इंटरनेशनली मार्केट में बेचे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो उसके लिए वो यहाँ पे फूड पार्क होती है, फिर मेगा फेयर लगाया जाता है, नोएडा के एक्सपो मेला लगती है, वहाँ पे वो जाता है और वहाँ इंटरनेशनल फार्मर से वो डील करता है और अपने सामान को बेच देता है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए इस एक्ट को हटाने की बात चल रही है। तो उसके बाद उसको अमेंड करके या उसको बदल के जो एक्ट आया उसका क्या नाम है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 एक्ट। उसके की फीचर्स को अच्छे से देखते हैं। प्रमोट बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड। जैसा कि मैंने बताया कि यूपी का फार्मर है, वो चाहता है कि महाराष्ट्र के किसी गांव में जाके बेचे, तो अभी वो नहीं बेच सकता। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लॉ है, बैरियर्स है, उनको अलाउ नहीं है। लेकिन अब इसमें अमेंड किया गया है एसेंशियल फूड एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, और जो नया फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस आया है 2020, उसके अंतर्गत उनको अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप जाइए और ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट कीजिए। आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट का मतलब होता है दूसरे स्टेट में जाके बेचना, और इंटर स्टेट का मतलब होता है दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर बेचना। Amendment to the Essential Commodity Act to remove commodities such as cereal, pulses, edible oils, seed, onion, potatoes from the list of essential commodities। इसमें पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरह से पल्सेस, एडिबल ऑयल, सीड, ऑनियन, पोटैटोस, उन सबको एसेंशियल कमोडिटी से क्या किया जाए, हटाया जाए।
और रिस्ट्रिक्शन भी हटाया जाए। रिस्ट्रिक्शन क्या था कि आप इंटरनेशनली इतना ही बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन था। फिर जो फार्मर थे उनको भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि आप इतना ही खरीद सकते हो, इतना ही मिलर को बेच सकते हो। इन सभी रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। इस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, तो उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट को आप जरूर 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और बताइए, मैं आपको तो सबसे पहले ये पूरा पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी। दिस विल अट्रैक्ट प्राइवेट ट्रेडर एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, स्कोप ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसको पोज करके आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंटिंग डैश ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। हम लोग सभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट सिस्टम में पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और पब्लिक सेक्टर बैंक पे हम लोग सभी डिपेंड है, किसी न किसी का तो खाता होगा ही, पंजाब नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कहीं भी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत बड़े भागीदारी है हमारे पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। इकोनॉमिक सर्वे में बैंकिंग को भी फोकस किया गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लाई हूँ। तो ऑप्शन ए है 60%, 50%, 70%, 80%। तो आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 है, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे कम अप विथ हेल्थ स्कोर। इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ स्कोर की बात की गई। ये जो हेल्थ स्कोर है वो किसको रिलेट करता है? ए नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड, जीएसटीएन, पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आंसर से पहले थोड़ा सा डिस्कशन है, फिर मैं आंसर पे पहुंचती हूँ। डिस्कशन ये है कि इस साल 2019 को, ये भी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2019 को गोल्डन जुबली ईयर बताया गया है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कैसे? तो देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मेरे इकोनॉमिक्स टेस्ट नंबर 7 को जाके देख लीजिए, उसमें पूरी बैंकिंग टाइमलाइन दी हुई है। 1969 में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, और गोल्डन जुबली का मतलब होता है 50 ईयर, यानी कि 50 ईयर पास हो गया। तो अब ये 2019 को गोल्डन जुबली ईयर बनाया गया है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का। तो इसमें पूरा डिस्कशन किया गया कि बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बताया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही, क्योंकि इंडिया का सिर्फ एक ही बैंक है जो ग्लोबल टॉप 100 में आता है। ठीक है, और इसमें ये हाईलाइट किया गया कि जो प्राइवेट बैंक है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है कंपेयर टू पब्लिक बैंक। देखा जाए तो पब्लिक बैंक काफ़ी पहले से थे, लेकिन प्राइवेट बैंक जो 1990s के बाद आए वो अच्छा ज़्यादा ग्रो किए हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। और पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारी कमियां हैं, उसमें से बताया गया कि एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से गवर्नमेंट का बहुत सारा बर्डन है, जैसे कि डेप्ट वगैरह हुए कि उनको कर्ज माफ़ करना पड़ा। इस तरह से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के कारण भी पब्लिक सेक्टर बैंक का ग्रोथ नहीं हो पाया। और सॉल्यूशन इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करें तो ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही है, जैसे मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में 5 फ्रेंड को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती हूँ, तो पाँचों फ्रेंड मिलकर काम करेंगे और 100% देकर काम करेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि एम्प्लॉय को स्टॉक ऑनरशिप मिलना चाहिए, यानी कि बैंकिंग मैनेजमेंट में एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा इसमें बात की गई है टेक्नोलॉजी की, कि आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को ग्रो करने के लिए वो रिसेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन बिग डेटा, देन मशीन लर्निंग, इन चीज़ों पे फोकस हो। ठीक है, ताकि बेटर परफॉर्म हो। और इनसे क्या होगा कि डेटा प्रॉपर हो पाएगी। डेटा होने से क्या होता है कि जो भी डिफॉल्टर होते हैं ना उनको दोबारा लोन नहीं दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए कि कोई डिफॉल्टर है, वो पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले लेता है और भाग जाता है, और फिर वो दूसरे बैंक से भी लोन ले लेता है। तो अगर उसका डेटा इंटीग्रेट रहेगा, एक जगह डेटा रहेगा, तो वो भाग के दूसरी जगह दूसरे बैंक से लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको तो डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरह के स्टेप्स लेने की बात चल रही है, यानी कि प्रॉपर डेटा सिस्टम हो, बिग डेटा हो, ताकि सबका डेटा वहाँ पे हो। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई है डिसइन्वेस्टमेंट पे। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होना। गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है उसको कम होना, यानी 49% अगर गवर्नमेंट स्टेक है तो प्राइवेट का स्टेक 51% हो जाता है, यानी प्राइवेट होल्डिंग बढ़ जाती है। उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट होना, यानी कि शेयर होल्डिंग में प्राइवेट का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होना, ताकि प्रॉफिट हो। तो क्या क्या फ़ायदे हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के आंसर में भी हेल्प करेगा। जैसे bring in higher profitability, promote efficiency, increase competitiveness,
प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। और पूरे इकोनॉमिक्स सर्वे में अगर मैं आपको थाली इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताऊं तो मैं बहुत गलत करूंगी। तो थाली इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। ये देख लेते हैं थाली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया, ठीक है। थाली इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया, यानी कि एक आम आदमी कितना थाली अफोर्ड कर सकता है, कितना प्लेट ऑफ फूड खाना खा सकता है, ठीक है। मतलब कि कितना थाली अफोर्ड कर सकता है, मतलब कितने रुपए का थाली खरीद सकता है एक आम आदमी, उस पर हाईलाइट की गई है, उसको कहते हैं थाली इकोनॉमिक्स। तो टर्म्स आ जाएंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे रेड पे हाईलाइट की हूँ। द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया, एन अटेम्प्ट टू क्वालिफाई दैट व्हाट अ कॉमन पर्सन पे फॉर अ थाली अक्रॉस ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया में एक आम आदमी कितना पे कर सकता है एक थाली पे। तो इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखा गया। अगर वेजिटेरियन थाली की बात की जाए तो 29% का ग्रोथ है, और नॉन वेजिटेरियन थाली की बात की जाए तो 18% का ग्रोथ है। तो कुछ डेटा जो होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में याद करने पड़ते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, तो उसको डेटा को आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। चलिए आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंटिंग %% ऑफ द मार्केट शेयर इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो 70% करता है। और सेकंड जो आंसर है रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे कम अप विद द हेल्थ स्कोर। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी कि पूरे इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ स्कोर की बात की गई, और ये हेल्थ स्कोर डिनोट करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, क्योंकि अभी हाल में ILFS, आपको याद होगा ILFS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंस कंपनीज में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, घाटा हुआ था ILFS में, और इस कारण इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को फिर से कैसे रीस्टार्ट किया जाए। तो उसमें रीफिनांस करने की बात चल रही थी। इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो दिसंबर मैगजीन में अवेलेबल है, कैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हम लोगों ने रिवाइव किया है, तो उस पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस यही कहूँगी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया हेल्थ स्कोर में, और ये बताया गया कि उसको कैसे रीफिनांस करना है, ठीक है। और जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहती हूँ, इसका आंसर प्लीज़ जरूर दीजिएगा। इंडिया इम्पोर्ट हाईएस्ट विथ विच कंट्री, हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किस कंट्री से लेते हैं। A USA, 1 USA, 2 चाइना, 3 UAE, 4 सऊदी अरेबिया। और जाते जाते थैंक यू, आप हम मुझसे जुड़े रहें, और बस यही कहूँगी कि शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।